क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताया था और भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपन मिडाइवल हिस्ट्री की बात कर रहे थे और मिडाइवल हिस्ट्री में मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया था। कसाब जो रजिया सुल्तान थी ये भारत की एकमात्र महिला शासिका थी और इसके द्वारा लगभग ये मानो आप दिल्ली को छोड़ दिया गया। यही इसकी मिन्हाज उल सिराज ने मतलब मूलभूत भूल बताई है। तो उसी श्रृंखला में अपन आगे की चर्चा करते हुए आज अपन बैराम शाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रजिया सुल्तान के पश्चात अगले जो गुलाम वंश के शासक बनते हैं और अपन को चर्चा किसके बारे में करनी है, गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश के अगर टाइम की बात करें तो मैं पहले आपको बता भी चुका हूं 1206 से 1290 ईस्वी तक इस गुलाम वंश का समय माना जाता है। अब गुलाम वंश में अपन अगले जो शासक थे उनकी चर्चा करेंगे और अगले जो शासक थे उनका नाम था बैराम शाह। बैराम शाह कौन थे अगले शासक, बैराम शाह। और अगर अपन बैराम शाह के अगर समय की बात करें तो 1240 से 1242 ईस्वी तक इस बैराम शाह का समय माना जाता है। लेकिन आपको आपसे कभी भी एग्जाम में समय नहीं पूछा जाएगा तो आप इस समय को वैसे मतलब लगभग में याद रख सकते हो। कसाब यहां से यहां तक इसका शासन था। तो गुलाम वंश के शासक कौन, बैराम शाह। तो इनके द्वारा सृजित पद अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने एक पद बना दिया और पद का नाम क्या था, नायब ए मुमलिकात। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि बैराम शाह जो गुलाम वंश के शासक थे इनके द्वारा एक पद बनाया गया और पद का नाम क्या था, नायब ए मुमलिकात। ये पद इनके द्वारा बनाया गया और पहला जो नायब ए मुमलिकात बना था उसका नाम था एतगीन। एतगीन प्रथम मुमलिकात। तो ये थे बैराम शाह। तो अपन को वही बातें पढ़नी है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो बैराम शाह के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि इस बैराम शाह के द्वारा एक पद बनाया गया, कौन सा, नायब ए मुमलिकात। और पहला जो नायब ए मुमलिकात बनाया गया था वो एतगीन को बनाया गया था और किसके द्वारा, बैराम शाह के द्वारा। तो बैराम शाह के पश्चात अगले जो शासक बनते हैं गुलाम वंश के उनका नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। और इस अलाउद्दीन मसूद शाह का समय माना जाता है 1242 से 1246 ईस्वी तक इस अलाउद्दीन मसूद शाह का समय माना जाता है और यह कुछ समय के लिए शासक रहा था। कुछ समय के लिए क्या रहा, शासक रहा था। अर्थात इसके शासनकाल में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, कोई विशेष प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ। उसके अलावा इन्होंने किया कुछ नहीं, कहने का मतलब टाइम पास की और निकल दिए। तो गुलाम वंश के जो शासक थे बैराम शाह
इनके द्वारा एक पद बनाया गया नायब ए मुमलिकात, और पहला नायब ए मुमलिकात किसको बनाया गया था? तो साहब एतगीन को पहला नायब ए मुमलिकात बनाया गया था। फिर मैंने आपको अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में बताया कि ये कुछ समय के लिए शासक रहा और इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। तो ये थे अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद में अब अपन चर्चा करने वाले हैं नासिरुद्दीन के बारे में। किसके बारे में? नासिरुद्दीन के बारे में। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन और नासिरुद्दीन का समय माना जाता है 1246 से 1266 ईस्वी तक। इस नासिरुद्दीन का समय माना जाता है। किसका समय माना जाता है? इस नासिरुद्दीन का समय माना जाता है। शासक बना था नासिरुद्दीन। अब अपन अगर नासिरुद्दीन के बारे में बात करें तो टोपी सिलकर अपने जीवन का यापन करता था। क्या करता था? टोपी सिलकर अपना जो जीवन था उसका ये क्या करता था? यापन करता था, अर्थात टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके अलावा क्या करता था? ये कुरान की पांडुलिपियां लिखा करता था। क्या करता था? कुरान की पांडुलिपियां भी ये नासिरुद्दीन लिखा करता था। उसके अलावा इनके द्वारा ये जो गयासुद्दीन बलबन आता है, कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो इसके द्वारा गयासुद्दीन बलबन को नायब ए मुमलिकात बनाया गया। क्या बनाया गया? नायब ए मुमलिकात किसको बनाया गया? बलबन को। और इसी बलबन को इसने हांसी हरियाणा का इक्तेदार भी बनाया था। तो आप उसको भी लिख सकते हो कि इसके द्वारा ये जो बलबन था इसको हांसी यानी हरियाणा क्षेत्र का इक्तेदार बनाया गया। यानी इसके द्वारा बलबन को हांसी क्षेत्र का इक्तेदार बनाया गया। और ये हांसी क्षेत्र कहां पे पड़ता है? हरियाणा में। तो बैराम शाह इसके द्वारा एक पद बनाया गया नायब मुमलिकात, और एतगीन को पहला मुमलिकात बनाया गया था। अलाउद्दीन मसूद शाह कुछ समय के लिए शासक बना। फिर उसके बाद में नासिरुद्दीन के बारे में बताया, टोपी सिलकर अपने जीवन का यापन करता था, कुरान की पांडुलिपियां लिखा करता था, और नासिरुद्दीन के द्वारा गयासुद्दीन बलबन को नायब मुमलिकात बनाया गया। और हांसी हरियाणा का इक्तेदार भी इसी गयासुद्दीन बलबन को इस नासिरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से गयासुद्दीन बलबन के द्वारा लौह व रक्त की नीति का पालन करवाया गया,
और क्या क्या कार्य किए गए, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन से कभी कभार डायरेक्टली ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लौह व रक्त की नीति का पालन करवाने वाला या पालन करने वाला शासक कौन था। तो अपन पढ़ने वाले हैं अब गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन तो इसने दल चालीसा का अंत कर दिया। तो होता क्या है का जो दल चालीसा था जिसका गठन जिसको अपन तुर्कान या चहलगानी भी कहते थे, जिसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, उसका अंत किसने कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने, अर्थात बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, पहली बात। आगे अगर अपन बात करें तो इसके द्वारा देवीय सिद्धांत को अपनाया गया। द्वारा देवीय सिद्धांत को अपनाया गया। क्या किया इसने, देवीय सिद्धांत को अपनाया, अर्थात इसका यह मानना था कि जो शासक होता है वो क्या होता है, भगवान का रूप होता है। ऐसा ये क्या करता था, प्रजा से बोलता था। और इसके अलावा इसने क्या किए, इसने स्वयं के लिए स्वयं की रक्षा करने के लिए अफ्रीका के अंगरक्षक नियुक्त किए। यानी इसने क्या किया, स्वयं की रक्षा करने के लिए किसको नियुक्त किया, अफ्रीका के उन काले चिट्ठे मोटे लोगों को नियुक्त किया। तो इसने क्या किया, अफ्रीका के जो इंसान थे, मतलब मनुष्य थे, उनको क्या है अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी, अर्थात अपना क्या बना दिया, अंगरक्षक बना दिया था। और आगे अगर अपन बात करें तो इनके दरबार में सिजदा बोसी व जमीन बोसी अभिवादन अपनाया गया। मतलब ये है मेरे कहने का या तो आप दंडवत प्रणाम करोगे अपने हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो, या फिर आप जमीन पर लेटकर ही प्रणाम करोगे। तो इनको मुसलमानों में बोला जाता है सिजदा बोसी व जमीन बोसी। तो अभिवादन सिजदा बोसी व जमीन बोसी के द्वारा ही किया जा सकता है। और इनकी दो उपाधियां भी आती है। अगर इनकी उपाधियों की बात करें, उपाधियां तो उपाधियों में आप क्या बताओगे, जिल ए इलाही। उसके अलावा एक दूसरी उपाधि आती है नियाबत ए खुदाई।
जिल ए इलाही और नियाबत ए खुदाई, ये इनकी दो मुख्य उपाधियां आती है। उसके अलावा आगे आगे अपन अगर बात करें तो इसने लोह व रक्त की नीति का अनुसरण किया, या फिर आप लिख सकते हो पालन किया। यानी ये कौन सी नीति अपनाता था? लोह व रक्त की नीति अपनाता था। उसके अलावा इनके दरबार में हंसी मजाक विशेष रूप से निषेध था। हंसी मजाक निषेध था। और लास्ट में अगर अपन बात करें तो इसने शासक के पद को गौरवमय शासक के पद को क्या बना दिया? इसने गौरवमय बना दिया। और अंतिम जो गुलाम वंश के शासक थे उनका नाम था क्यूमार्स। तो आप लिख सकते हो गुलाम वंश के अंतिम शासक गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो साहब आप बताओगे कि क्यूमार्स इस गुलाम वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन इसने दल चालीसा का अंत कर दिया। इसके द्वारा देवीय सिद्धांत को अपनाया गया, अर्थात ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। इसने स्वयं की रक्षा करने के लिए अफ्रीका के जो महानुभाव थे, महान अंगरक्षक थे, वह नियुक्त किए और इनके द्वारा दरबार में सिजदाबोसी व जमीन बोसी अभिवादन को अपनाया गया। इसने लोह व रक्त की नीति का पालन किया और इसके दरबार में हंसी मजाक विशेष रूप से निषेध थी। और शासक का जो पद पहले ये मानो आप ज्यादा महत्व नहीं था शासक को, तो इस गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? शासक के पद को मजबूती प्रदान की, उसको गौरवमय बनाया। आगे अगर उपाधियों की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन की दो उपाधि आती है, जिल ए इलाही और नियाबत ए खुदाई। उसके अलावा अगर अपन बात करें गुलाम वंश के अंतिम शासक की, जिसका नाम आता है क्यूमार्स, तो आपको यही बात याद रखनी है कि इस गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? क्यूमार्स थे। तो अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें अपन जो मिडाइवल हिस्ट्री में जो दूसरा वंश आता है, कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो उस खिलजी वंश की अपन चर्चा करेंगे। तो इस गुलाम वंश के बाद में अब अगला जो दिल्ली सल्तनत में जो वंश चलता है उसका नाम आता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का समय माना जाता है 1290 से 1320 तक। और इसमें दो ही शासक महत्वपूर्ण आते हैं, एक तो आता है जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, और दूसरा जो शासक आता है उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अपन इन दोनों शासकों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।